अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आरजू काज़मी। और आज जैसे आप जानते हैं कि हम कुछ थोड़े से वीडियोस हमने बनाने शुरू किए हैं जूम पे, और हम उसमें डिबेट करेंगे डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ, जिसमें पाकिस्तान से जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, पॉलिटिशियंस भी होंगे। और इसी तरह से हम इंडिया से भी जो हमारे दोस्त और मेहमान हैं, हम उन्हें भी इनवाइट करेंगे। तो आज जी हमें ज्वाइन किया है वैभव सिंह साहब ने, जो कि ब्लॉगर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। आप उन्हें इंडियन टीवी पे डिबेट करते हुए देखते ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको वेलकम करूंगी, उसके बाद अपने दूसरे मेहमान का तारुफ कराऊंगी। सत श्री अकाल सर, और अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम जी। और साथ ही हमें जी ज्वाइन किया है फखर यूसुफजई ने, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। और इसके साथ ही फखर जो है वो एक शो भी करते हैं अपना, वो टीवी पे एक पॉलिटिकल शो भी होस्ट करते हैं। वेलकम टू द शो फखर। तो सबसे पहले वैभव जी आपसे मुझे ये बताइए कि आजकल जैसे कोरोना वायरस हर जगह पे फैला हुआ है, पूरी पूरी वर्ल्ड में ही है। तो उसमें जो लॉकडाउन चल रहा है, जो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में, सभी जगह है, तो उसी से रिलेट करके मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आप लोगों को कुछ एहसास हो रहा है कि आप लोगों ने जो कश्मीर में लॉकडाउन किया था, तो वहां पे लोगों को कितना प्रॉब्लम हुआ, किस तरह की फीलिंग्स हुई, कुछ आपको पता लगा? और पहले आप कमेंट करेंगे और इसके बाद मैं फखर से कहूंगी कि वो आपको रिप्लाई करें। जी प्लीज। देखिए, जो कश्मीर में जो लॉकडाउन हुआ था उसका इस लॉकडाउन से तो खैर कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जहां तक बात एहसास की है तो कश्मीर में जब लॉकडाउन था उस समय मैं कश्मीर में ही था, करीब 1 महीने करीब मैं वहां पे रहा हूँ। और उस लॉकडाउन में सबसे पहली बात तो ये कि पहले आप अच्छा हुआ कि आपने उसको लॉकडाउन कहा। पहले तो आप कर्फ्यू कहते थे कि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। तो उस समय पे भी ट्रैवलिंग पे कभी कोई वो नहीं था, कोई बंदिश नहीं थी। मैं खुद दिल्ली से गया था वहां पे, और आने जाने पे फ्लाइट्स पे कभी कोई रोक नहीं थी। कुछ मखसूस लोग थे जिनको कि लॉकडाउन किया गया था, कभी भी कश्मीर को लॉकडाउन नहीं किया गया। चाहे वो हुर्रियत के कुछ लोग रहे हों, ऐसे लोग जिनकी एक हिस्ट्री थी कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, राइटिंग कराते हैं, स्टोन पेल्टिंग कराते हैं, उन लोगों को उठा करके डाला गया था। उसके ऊपर मैंने एक रूहे कश्मीर नाम की डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। तो उसमें उस लॉकडाउन का इस लॉकडाउन से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी, ये जो लॉकडाउन है ये तो पूरी दुनिया में है। तो पूरी दुनिया को, अगर आपका आर्गुमेंट मैं मान लूं, तो पूरी दुनिया को मालूम चल रहा है, इवन पाकिस्तान को मालूम चल रहा है कि लॉकडाउन क्या होता है। तो मुझे ये जो इक्विवेलेंस है कश्मीर का इस लॉकडाउन से, वो मुझे समझ नहीं लगा, क्योंकि कश्मीर में कभी लॉकडाउन नहीं रहा, कुछ लोगों के ऊपर लॉकडाउन था, और उन लोगों की तादाद 500 के ऊपर नहीं है पूरे कश्मीर में। देखें, लॉकडाउन तो इस लिहाज से था ना कि आपके यहाँ से अगर आपके अपने पॉलिटिशियंस भी जाना चाह रहे थे, वो नहीं जा पा रहे थे। और जो पूरी दुनिया में हुआ है, तो पूरी दुनिया ने, बहुत से लोग ऐसे थे, बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कश्मीर के इशू पे आवाज नहीं उठाई। पाकिस्तान ने भी कोशिश की, लेकिन शायद पाकिस्तान भी उस तरह से नहीं कर सका जो उसको करना चाहिए था। क्या कहते हैं फखर आप? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू, एंड बहुत अच्छा लगा कि वैभव सिंह साहब के साथ इंडियन चैनल पे तो कभी कभार प्रोग्राम में बैठते थे, लेकिन आज यहाँ पर हमारा जो अपना एक छोटा सा सेटअप है उसके ऊपर बात हो रही। बहुत मैं उनको थैंक यू कहूंगा, और बल्कि मैं उसको कहूंगा वेलकम टू द शो, बल्कि कहूंगा उनको। एक बात है लॉकडाउन के हवाले से, या क्लैम्पडाउन को, या कर्फ्यू को, फर्क बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि फर्क है। लेकिन वहां पे जो, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वहां पे कर्फ्यू इम्पोज था, मतलब जो 8-9 महीने तक चला। वहां पर सिर्फ जो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह वहां के वजीर आला थे, मतलब महबूबा मुफ्ती थी, और दूसरे और लोग जो उनके पॉलिटिकल लोग हैं और वो सीएम रह चुके हैं, इनके साथ वो बैठते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेशक मोदी जी के साथ नहीं बैठे होंगे, लेकिन बाकी हुकूमतों के साथ वो लोग न्यू दिल्ली में और हर जगह बैठे रहते थे। मैं उनको ये कहता हूँ, हमारे यहाँ उनको मतलब जिसे कहते हैं ना, कठपुतली वज़ीर आला का नाम दिया जाता था, लेकिन जो भी था वटेवर बताएंगे, लेकिन इनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो वहां पे सीएम थे। तो उनको
उनको भी इन्होंने लॉकडाउन में डाला था हिंदुस्तान ने। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये थी कि वहां पे उनके यहाँ टेलीफोन किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं थी। कोई कॉल वहां पे पूरे कश्मीर में जो पूरा जिनको हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, ये उनको कश्मीर कहते हैं, और वहां पर जो इंटरनेट फैसिलिटी थी या टेलीफोन की फैसिलिटी जो भी थी, लैंडलाइन इवन वहां पे काम नहीं कर रहे थे। तो ये फर्क है, बिल्कुल है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी लॉकडाउन है, बिल्कुल सही कहा। और यकीन करें कि हमें यहाँ पे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ जिनको अगर किसी का एहसास नहीं होता, सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, छोड़ दे कश्मीर को, मैं अपने पाकिस्तान में भी अगर इस किस्म की कोई चीज होती है, मैं आपके साथ शोज में बैठ के भी ये बात करता हूँ कि अगर मैं अपने खैबर पुख्तनख्वा में कुछ इलाकों में जहाँ पे ऑपरेशन हुए और इस तरह की चीजें हुई, तो उसको भी गलत कहा गया। बल्कि उसका 2 दिन पहले हमारे वजीरिस्तान का यहाँ पे फैसला हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अतर मिनल्लाह साहब जस्टिस हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगर कुछ जगहों पे बंद था या फैसिलिटी नहीं है तो वहां पे प्रोवाइड कर ले और हमें अप्रैल एंड तक पूरी रिपोर्ट दे दे कि क्यों नहीं है ये सर्विसेज वहां पे, या अगर नहीं है तो फैसिलिटेट करे कंपनी। तो ये फर्क है। एहसास हम सबको, बेशक वो हिंदुस्तान के लोग हैं, बेशक वो अरब दुनिया के लोग हैं, बेशक जो अपने आप को सबसे बड़े सिविलाइज लोग कहते हैं, जिसको हम यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उनको एहसास अब एटलीस्ट होगा कि हाँ वाकई अगर किसी इंसान को, अगर मुझे इस रूम में अगर मैं बैठा हुआ और मुझे कहा जाए कि भाई 1 महीना आपने नहीं निकलना यहाँ से, बिलीव मी बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि इससे पहले मैं क्वारंटाइन में रहा हूँ फॉर 10 डेज इसी रूम में, इसी अपार्टमेंट में मैं था। तो मैं यकीन करो तंग हो जाता था, मैं सामने वाली बैल्कनी में खड़ा होकर मैं आसमान की तरफ देखता था। और सीरियसली मैं आपको कहता हूँ, छोड़ दे इस चीज को कि कश्मीर हमारा और आपके दरमियान एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको भी छोड़ के मुझे ये एहसास हो रहा था कि अगर किसी को भी अगर हम बंद करते हैं, वो आपके हिंदुस्तान में हो, मेरे पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में, कहीं पर भी, तो एहसास होता है इंसान को कि यार आजादी क्या चीज होती है। जब आप आजाद फिरते हो, अपनी मर्जी से कहीं जाते हो, मार्केट, स्कूल, कॉलेज, अपने ऑफिस या अपने घर में, अगर आपकी मर्जी नहीं, आप नहीं निकलते तो फिर आप सुकून से रहते हो। लेकिन जब आपको कहा जाता है ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि वो नहीं रह सकता, उसको मतलब आपको वैसे क्यों फील हो रहा था कि यार पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा, पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। तो ये फर्क बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये फर्क था। वहां पे अब थोड़ी सी नरमी की गई है, सिचुएशन देखने में आ रही है कि वहां पे थोड़ी सी बेहतरी आई है। अल्लाह करे कि बेहतरी हो। और इस डिस्प्यूट को हमें डिस्प्यूट मानना है। हिंदुस्तान कहता है कि नहीं हमारा इंटरनल मैटर है, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, तो डिस्प्यूट है और हमें इनको मानना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी करनी चाहिए कि अगर लेट्स सपोज कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान कौन है भाई? पाकिस्तान की क्या मजाल है कि वो कहें कि नहीं ये कश्मीर हमारे साथ मिल जाए? कोई भी नहीं उनको मिला सकता जब तक वो ना चाहें। अगर वो चाहेंगे तो तब जाके शायद पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब अगर वो नहीं चाहेंगे, अगर वो हिंदुस्तान के साथ खुश हैं, वो अपनी मतलब लाइफ को बेहतर तरीके से गुजारते हैं, ये बेहतर उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के साथ आके कहेंगे कि नहीं जी नहीं हमने पाकिस्तान के साथ जाने क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है। नो, अगर किसी को आप अपनी जिंदगी जीने देते हैं, वो कहीं पे भी रहता है। इनके लोग भी और हमारे लोग भी, इनके बेशुमार लोग मिलियन जो है अरब कंट्रीज में काम करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग किस किस कंट्रीज में काम करते हैं, रशिया में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, मतलब यूके में काम करते हैं। वहां कोई मतलब वो मुसलमान कंट्रीज तो नहीं है, लेकिन उनको अच्छी लाइफ मिल रही है तो वो लोग वहां पे रह रहे हैं। मुझे बताइए वैभव, आपने फखर की बात सुनी तो आप क्या रिप्लाई करेंगे उनको? दूसरा, आप लोगों को इतना ज्यादा बलूचिस्तान में क्यों इंटरेस्ट है? बलूचिस्तान में ऐसा कुछ नहीं चल रहा जो आप और मेजर साहब जो है वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो क्या फायदा होगा इंडिया को ये सब कुछ करके? क्योंकि कुछ नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता कि हम लोग इजीली बलूचिस्तान भी जा सकते हैं, केपीके भी जा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि पासपोर्ट दिखाना है और कोई एंट्री नहीं मिल रही है, वहां पे कोई जुल्म हो रहा है, तो आप लोग क्यों ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? बताइए जी। अगर अभी फकर बता रहे थे कि यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं रहे हैं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, और एक साथ में उन्होंने कहा कि आपने बताइए चीफ मिनिस्टर्स को भी जेल में, उसमें हाउस अरेस्ट में डाल दिया, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि वो पपेट चीफ मिनिस्टर्स थे। तो चलिए, बहरहाल वो पपेट थे या जेन्युइन थे, जो भी थे, एटलीस्ट वो जब तक रहे हैं इंडिया में बाइज्जत रहे हैं, वो रूल किया उन्होंने, चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं।
2-4 महीने के लिए हाउस अरेस्ट में थे, अभी तो उमर अब्दुल्ला साहब बाहर भी आ गए, दिल्ली में फिर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी ट्वीट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो एक चीज है। लेकिन बलूचिस्तान में आप बता रहे सब कुछ नॉर्मल है। नवाब अकबर खान बुख्ती आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था बलूचिस्तान का, उसको आपने ऑपरेशन करके मार दिया, वो भी हेलीकॉप्टर जो है आपने उसके ऊपर बॉम्ब्स जो है आपने उसको मारे, और हेलीकॉप्टर गनशिप से मारा आपने उसको। हरब्यार मरी, उसका भाई जो जिसके इंटरव्यू के ऊपर आप कह रही है कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसका भाई बालाच मरी, उसके भाई बालाच मरी को किसने मारा था? और हरब्यार मरी तो खुद आपके बलूचिस्तान असेंबली का इलेक्टेड मेंबर था, वो कोई टेररिस्ट तो नहीं था। हाँ, आपने उसको बता दिया कि हाँ वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हेड है, आपकी फौज ने कह दिया तो आपने मान लिया, बिकॉज फौज के सामने तो सवाल नहीं खड़ा कर सकते। तो देखिए आप ये पैराडॉक्स देखिए कि आप जो बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान में सब कुछ नॉर्मल है, और एक इंटरव्यू से आपके हाथ पांव आप लोग कहते हैं कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम यहाँ झूठ बोल रहे हैं। और एक जगह पे जो पिछले 70 साल से फैमिली जो रूल कर रही थी, उसको 4 महीने के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया, जेल भी नहीं भेजा, हाउस अरेस्ट कर दिया। तो आप कह रहे हैं कि वहां पे तो पता नहीं क्या कौन सा आसमान टूट पड़ा। तो देखिए ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। और बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, वो कहती है कि भाई बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है वो बहुत लार्ज स्केल की है। आप ही कहते हैं कि बीएलए के 15,000 फाइटर्स हैं, 20,000 फाइटर्स हैं, ये नंबर मैंने तो नहीं दिए, ये तो आपके एजेंसीज में एलिज करते रहते हैं कि इतनी बड़ी आर्मी जो है ये बिना कहाँ से चल रही है, इसको पैसे कहाँ से आ रहे हैं। वो भी एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि हाँ जाहिर सी बात है कि भाई 20,000 की आर्मी कहाँ से चल रही है, कोई भी इंसर्जेंसी ग्रुप इतना बड़ा कैसे चल रहा है। बट आप ये भी देखिए ना, बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है वो 1948 की से शुरू हुई है, वो आज की इंसर्जेंसी नहीं है। जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी है बलूचिस्तान की, फर्स्ट इंसर्जेंसी जो है वो खान ऑफ कलात हैं, उनके भाई ने शुरू करी थी जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को इन्वेड किया था। और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड सारी चीजें हैं, ये मैं कोई फैब्रिकेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कश्मीर पे जो इंसर्जेंसी है वो 1989 में शुरू हुई है, वो उसके करीब 35-40 साल बाद शुरू हुई है 1947 के। तो देखिए ये दोनों पैरेलल्स आप फिर गलत ड्रॉ कर रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन को आप कर्फ्यू नहीं कह सकते, और वो भी लॉकडाउन जैसे मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर में लॉकडाउन कभी नहीं था। वहां पे 400-500 लोग थे जिनका एक हिस्ट्री थी ट्रबल क्रिएट करने की, उनको अरेस्ट किया गया था, और बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको हाउस अरेस्ट में डाला गया था, जो प्रिवेंटिव कस्टडी कहते हैं। ताकि अब आपने एक सवाल उठाया था कि आपने अपने लीडरशिप को, या राहुल गांधी और बाकी जो अपोजिशन लीडर्स थे, इनको क्यों नहीं जाने दिया। तो देखिए वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, उसका कोई एस्टैब्लिशमेंट से या कोई आर्मी से या एजेंसी से कोई लेना देना नहीं था। बिकॉज पॉलिटिशियंस अपने तरीके से काम करते हैं। आपके यहाँ पे आधी अपोजिशन को जो जेल में डाला हुआ है, तो अब मैं उसको क्या मान लूं कि अगर नवाज शरीफ और शाहिद खाकन अब्बासी और उनके जितने साथी थे वो सारे के सारे बेल पे बाहर हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की चीजें करती हैं कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेती हैं कि हाँ भाई अगर उनके जाने से वहां पे वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो भाई वो पॉलिटिकल डिसीजन था। मोदी ने कहा कि नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दिया, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। देखें वैभव जी, हिपोक्रेसी ये होती है कि अगर कोई आपका मुल्क तोड़ने की कोशिश करे तो आप उसको टेररिस्ट बोलते हैं, और अगर कोई पाकिस्तान के साथ वही करे तो आप कहते हैं जी ये तो फ्रीडम फाइटर है। ये डिफरेंस क्यों है आप लोगों में? और सबसे बड़ी बात ये कि बलूचिस्तान से ही आपके जासूस मिलते हैं, वहीं पे आप लोग फंडिंग करते हैं। ये बात आप चाहे इस वक्त कैमरा के आगे ना भी माने, लेकिन आपको दिल में पता होगा। अगर हम भी कोई बात गलत कहेंगे तो हमें पता होगा कि हमने गलत कहा है या सही कहा है। क्या कहते हैं फखर आप? आरज़ू, बात यह है कि वो हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और हम पड़ोसी भी हैं सबसे बढ़कर। इन्होंने कहा था कि इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी बलूचिस्तान में 1948 में। तो 46 एंड 47 में खान ऑफ कलात जो सुलेमान दाऊद साहब के दादा थे, वो कायद-ए-आज़म को बाकायदा उन्होंने बुलाया था। ये इनकी मतलब बाकी हिस्ट्री तो छोड़ दे, बाकायदा पिक्चर्स मौजूद हैं और बड़ी तादाद में मौजूद है। ये शायद इनको मतलब कि 7 महीने पहले इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हुई थी इस हवाले से, कायद-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के किस किस इलाकों का दौरा किया था। तो एक तो बात ये है, सुलेमान दाऊद है अभी जो इस चीज को वो कहते हैं कि भाई हम लोग इसको नहीं मानते या वट एवर करते हैं। एक है बुगटी फैमिली, बरामदाग बुगटी साहब हैं, लेकिन दूसरी तरफ
बुगटी साहब के छोटे भाई शाहजैन बुगटी इस वक्त भी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। अभी मतलब उन्होंने इलेक्शन जीता है, जो उसको केयर टेकिंग, उसमें क्या कहते हैं, जिमनी इलेक्शन हम लोग उसको कहते हैं, तो उसमें वो इलेक्ट होके वो बंदा आया है। इसके अलावा अगर हम मैंगल्स की बात करते हैं या मरीज की बात करते हैं, इन्होंने जिस तरह बालाज की बात की, बालाज मरी की बात की, बिल्कुल सही है। अगर आप जिस तरीके से बात आपने की कि अगर अभी मेरे ख्याल से हफ्ता या 10 दिन पहले जब आपके 5 कमांडोज को मारा गया था मकबूजा कश्मीर में, तो उसके ऊपर आपने कहा था कि हम लोग उसको शायद पाकिस्तान ISI या पाकिस्तान की फौज या जो भी है उनको सपोर्ट दोबारा मिलनी शुरू हुई है, इसलिए उन्होंने वहां पे हमारी फौज के खिलाफ असला भी उठाया और उनको मारना भी शुरू किया है। वो वहां पे जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं वो है टेररिस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके मुल्क के खिलाफ लड़े, क्योंकि आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं बलूचिस्तान के मतलब पॉइंट ऑफ से हवाले से, तो कश्मीर और बलूचिस्तान में जो मेन फर्क है, बलूचिस्तान को आज तक किसी इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की कोई उसके हवाले से कोई रेजोल्यूशन मौजूद नहीं है, कोई इस तरह की डिस्प्यूट नहीं है कि मतलब दो मुल्कों के दरमियान वो कोई डिस्प्यूटेड इलाका हो। इंटरनल इंसर्जेंसी को मैं मानता हूं, जो 2005 से लेकर 2013 तक बहुत ज्यादा थी। बीच में आपने कहा था कि मतलब वहां पे मिलिट्री का वो रहा है, मतलब उन्होंने अपना एक कंट्रोल रखा बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान नो डाउट आपको पता भी होगा क्योंकि आप उसके हवाले से पढ़ते रहते हैं, 45% पाकिस्तान का जो हिस्सा है, तो उसमें से 45% बलूचिस्तान है, बहुत बड़ा सूबा है। वहां पे 65% पश्तून कम्युनिटी रहती है, ठीक है। और यकीन करें आप, तो ये इस वजह से नहीं कि हम यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन के लिए बैठे हुए हैं कि यार हमने उसको जो हरबियार मरी की बात को गलत साबित करना है, बरामदा बुगटी को करना है, सलमान दाऊद को करना है, या किसी और इंसर्जेंट को करना है जो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, उस वजह से नहीं। लेकिन उस 65 में से मैं कहता हूं कि 1% पश्तून कम्युनिटी में से ये बात आज तक नहीं हुई कि वो कहते हैं कि भाई हमारा कोई इस किस्म का मसला है। बलूचिस्तान के जिन बलोच लोगों से भी आपकी भी यकीनन बात होती होगी, हरबियार मरी साहब का आप लोगों ने इंटरव्यू अभी कुछ दिन पहले किया था, और हम लोगों की भी यकीनन हमारे मुल्क का हिस्सा है, तो हम लोगों की भी एज ए जर्नलिस्ट कोई किसी न किसी से राब्ता लगा रहता है, वो बेशक मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हो या हमारे जर्नलिस्ट हो या वहां की आम सिविलियंस हो। तो कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वो चीज अब भी शायद, मैं अभी जब हम बैठ के ये बात कर रहे हैं तो अभी भी है, मैं ये नहीं कहता कि वहां पे 100% बलोच हो या बरादी हो या पश्तून हो या कोई और कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग वो 100% जो है वो कोई ऐसी बात नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों की तरफ से उस दिन भी मेजर गौरव कह रहे थे कि भाई हम अगर सुपर पावर अपने आप को कहते हैं तो वी शुड सपोर्ट दैट इंसर्जेंट व्हिच आर मतलब जो फाइट कर रहे हैं अपनी फ्रीडम की बलूचिस्तान में, तो हमारे ऊपर उनका हक बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें। तो अगर मैं आपके मुल्क में किसी को सपोर्ट करता हूँ, मेरी एजेंसी करती है या इंडिविजुअली अगर कोई करता है तो वो टेररिस्ट है। अगर बलूचिस्तान, खैबर पुख्तूनख्वा किसी भी हिस्से में पाकिस्तान के अगर कोई भी करता है, मैं कहता हूँ ईरान भी करता है, ठीक है, हिंदुस्तान भी करता है, अफगानिस्तान की एनडीएस भी करती है, बाकायदा इसके ऊपर वो मौजूद है, कोई ऐसा वो मतलब नहीं है कि वो नहीं करते, इंसर्जेंसी वहां पे नहीं करते, सिर्फ हिंदुस्तान कर रहा होता है। लेकिन आपस में किसी न किसी सपोर्ट के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट कोई बॉर्डर बलूचिस्तान का इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन इंडिया का ईरान के साथ अच्छा ताल्लुक है, इंडिया का अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उस थ्रू मतलब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को सपोर्ट की जा सकती है। एक बात और, आपने कहा कि वो लोग लड़ रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, मुझे ये बता दें कि हिंदुस्तान के पास एक बहुत बड़ी फौज है, पाकिस्तान के पास काफी अपने मतलब आबादी के लिहाज से काफी बड़ी फौज मैं कहूंगा कि है, मतलब जिसे कहते हैं कि बिलियन नहीं ट्रिलियन में बजट आपका भी है डिफेंस का, हमारा भी है डिफेंस का। एक जंग कोई भी बंदा एक मतलब लड़ सकता है, AK-47 सिर्फ एक बंदा सिंगली अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो AK-47 और उसके लिए जिसे कहते हैं कि 100 या 200 जो है राउंड्स खरीद सका, कम से कम ये 3 लाख की गेम होती है एक की, मैं बात आपको बता रहा हूँ। बींग पश्तून हम लोगों के यहाँ दुश्मनियां होती हैं, बिलीव मी, वो लोगों की जायदादें, उन लोगों की सब कुछ बिकवा देती है ये दुश्मनियां। तो इस तरह अगर बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे आप स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उसके लिए आपको वसाइल भी बड़े चाहिए। अगर आपके खिलाफ, मैं कहता हूं कि कश्मीरियों के खिलाफ हिंदुस्तान की फौज है, हिंदुस्तान की फौज एक बड़ी फौज है, हर किस्म का असला उनके पास, हर किस्म की फैसिलिटी है उनके पास, अगर उनके खिलाफ कोई बंदा लड़ता है तो उसको एक बड़ी बैकअप चाहिए।
बलूचिस्तान में एक बड़ी बैकअप चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं मान सकता कि हरबियार मरी साहब स्विट्जरलैंड में बैठ के वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही होती है तो वो मेरे फौज के खिलाफ या मेरे मुल्क के खिलाफ ये आवाज उठाते हैं। आपने बात की कि यार मतलब इनको मैंने कठपुतली कहा, जो वहां के सीएम थे, ये हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है, मैंने ये कहा वो आपके लोग हैं, आप लोगों के साथ फिर मैं ये कहता हूं कि अगर वो आप लोगों के साथ खुश हैं तो भाई मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला, और मैं कौन होता हूँ कि नहीं जी वो आपके साथ हिंदुस्तान के साथ ना रहे। लेकिन ये आवाज कश्मीर के लोग उठा रहे हैं, न कि पाकिस्तान के किसी हिस्से के लोग उठा रहे हैं कि नहीं जी नहीं हमने तो कश्मीर को लेना, और नहीं जी नहीं कश्मीर ने हमारे साथ रहना है। क्योंकि अगर वो, मैंने कह दिया आपको कि अगर वो नहीं रहना चाहेंगे, बिलीव मी, आप लोगों ने 7-8 लाख की फौज लगाई हुई है, प्रोफेशनल फौज लगाई हुई है, और 70 साल से, अगर 70 साल को हम छोड़ दे, आपने कहा 1989 से इंसर्जेंसी है, तो फिर भी 32 साल हो गए। आपका, मैं कहता हूं, करोड़ों डॉलर का नुकसान आपने इस चीज के ऊपर किया हुआ है, क्योंकि जंग जो है वो मतलब वसाइल के साथ, रिसोर्सेज के साथ लड़ी जाती है, ना कि मतलब बगैर। मैं एक चीज और यहाँ पे सुनने के वैभव जी जवाब दे, मैं ये कहूंगी कि आप लोग बलूचिस्तान में फंडिंग करना कब बंद करेंगे? आपका तो जासूस भी पकड़ा गया, आप उसे नहीं कर सकते। जी जी वैभव जी। अगर मैं समझता था कि आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे नहीं पता था कि आप नजूमी भी हैं। आपको वो पता है कि वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया है, जबकि अभी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है। अभी नहीं पता कि वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया या ईरान से आपने उसको किडनैप कराया, बिकॉज वो बहुत पोरस बॉर्डर है। आप लोग अगर बलूचिस्तान, जैसा आप बता रहे हैं, अगर आप लोग गए तो आपको पता है ईरान बलूचिस्तान जो बॉर्डर है वो बहुत पोरस बॉर्डर है, बिकॉज जो बलोच हैं वो ईरान के साइड में भी रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान में रहते हैं। तो जैसा आपका जो नॉर्दर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो बहुत पोरस बॉर्डर है, बिकॉज पश्तून इधर भी रहते हैं, पश्तून उधर भी रहते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो वो, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है किसी को वहां से किडनैप करके ले आना, वो बड़ा आसान काम है। तो खैर वो कहाँ से किडनैप हुआ है या वो बलूचिस्तान में था, ये तो चीज वक्त के साथ एस्टैब्लिश होगी। और दूसरी चीज, अभी जो ये कह रहे थे फखर यूसुफजई साहब कि बड़ा पैसा लगता है जंग में, तो सर आपकी फौज तो पिछले वो तो इसी बात यही कहती कि भाई हम तो हालत जंग में है, मुल्क हालत जंग में है, मुल्क जब से आजाद हुआ है तब से लेके आज तक हालत जंग में है। तो ये तो लेक्चर आपको सबसे पहले अपनी फौज को देना चाहिए कि भाई आप जंग से बाहर निकले, आप क्यों ये इंसर्जेंसी सपोर्ट करते हैं कश्मीर में, आप क्यों इनको ये असले देते हैं? भाई जो कश्मीर में जो टेररिस्ट मारे जाते हैं उनके नाम का फतिया तो आपके यहाँ पे पंजाब में पढ़ा जाता है। और बड़े बड़े आपके फिलेंथ्रोपिस्ट है, जिनको आप फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जिनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स ने 10-10 मिलियन डॉलर के इनाम रखे हुए हैं, वो उनके नाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं वहां पे। तो देखिए ये मैं वही कहूंगा कि आप जो कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है वो भी आती है तो बहुत अच्छी बातें करती है, लेकिन चाबी ना आपके पास है, ना आपके मीडिया के पास है, ना चाबी पॉलिटिशियंस के पास है, चाबी पिंडी में है। अब वो चाबी जो है वो उसका बिजनेस, उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा अगर ये डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। भाई अगर आपने एक फौज, भाई इंडिया की जो फौज है वो उसके बॉर्डर्स के हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा फौज नहीं है, बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है, लेकिन आपकी फौज तो डिस्प्रोपोर्शनेट फौज है। मैंने कह दिया था कि वो आपके पॉपुलेशन के हवाले से ही होगी, मतलब हाँ, तो भाई अगर डिस्प्रोपोर्शनेट फौज है किसी के पास तो आपके पास है, और अगर उसका मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए आपको एक दुश्मन चाहिए जो कि आपके कद से बड़ा हो, तभी आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप जो जरूरत है उससे ज्यादा फौज रख सके। तो कहीं ना कहीं देखिए ये अगर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके एंड पे है। देखिए तीसरी बात मैं आपको कहूँगा, बलूचिस्तान की बात कर रहे थे कि हरब्यार साहब जो है वो पहली बात, हरब्यार साहब स्विट्जरलैंड में नहीं, हरब्यार साहब लंदन में रहते हैं। और दूसरी बात ये कि हरब्यार साहब की तो जो पूरी फैमिली है वो तो आपके पपेट्स हुआ करते थे। भाई खैर बख्श मरी हो, ब्राह्म दाग मुक्ति के फादर रहे हो, ये सारे के सारे तो वहां पे आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स और पता नहीं कौन कौन से मिनिस्टर रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स छोड़ करके बंदूकें उठाई? भाई बालाच मरी को बंदूक क्यों उठानी पड़ी? भाई मगर मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ऐसा तो नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर था और हमने आर्टिकल 370 हटा दिया और वो जो है कि बंदूक लेकर के वादियों में निकल गया कश्मीर में, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन आपके यहाँ पे लोगों ने अगर बंदूकें उठाई हैं, वो लोग जो कि आपके साथ हुआ करते थे, आपके पार्लियामेंट में बैठा करते थे, आपके साथ इस्लामाबाद में आकर के गैरिसन में लंच और डिनर किया करते थे,
अगर उन्होंने अगर बंदूकें उठाई हैं तो आपको ये चीज सोचने की जरूरत है कि ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते बिकॉज रॉ ने बोला था, कि रॉ ने कह दिया कि नहीं तुम्हें बंदूक उठा लेनी है तो उन्होंने बंदूक उठा ली। ऐसा नहीं होता है। मेन स्ट्रीम में थे ये लोग, अगर मेन स्ट्रीम से इंसर्जेंसी की तरफ गए तो ये आप ही गलती है। देखिए एक चीज और, आप बात करते हुए आप ये कह रहे थे कि इंडिया में कश्मीरियों के साथ जो तशद्दुद और जाती हुई और लोगों को मारा गया। देखिए इंसर्जेंसी दुनिया में हिंदुस्तान इकलौता मुल्क है जहां पे जिसने इंसर्जेंसी खत्म की है। खालिस्तान की इंसर्जेंसी इंडियन आर्मी ने खत्म कर दी। नॉर्थ ईस्ट में 3 इंसर्जेंसीज हैं जो इंडियन आर्मी ने डेसिमेट कर दी, जो आज की डेट में उनका नामो निशान नहीं है। दुनिया में कोई दूसरी कंट्री नहीं है जहां पे इंसर्जेंसी खत्म हुई हो, हर किसी ने सिर्फ कंट्रोल किया है। तो कश्मीर की भी जो इंसर्जेंसी, एक टाइम था 90s में जब कश्मीर में ये JKLF और इस तरह की तंजीमों में 10-10 हजार की टेररिस्ट हुआ करते थे। आज की डेट में 50 के ऊपर, 100 के ऊपर, मतलब बहुत ज्यादा होंगे तो 100 होंगे। वो भी वो घास की तरह होती है आपके बैकयार्ड में, जो है कि वो घास उगती है, आप काटते रहते हैं, वो 100-50 होते हैं। वो शाम साल का एंड होते होते फिर वही वो 10-5 रह जाते हैं। फिर आप थोड़े पुश करते हैं, थोड़ा रेडिकलाइज करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। धीरे धीरे तो कश्मीर में चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। आज की डेट में अभी मैं लास्ट मंथ में फिर कश्मीर गया था। वहां पे जो जब मैं सितंबर में कश्मीर में था, उस समय में ये था कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। लोगों को ये नहीं पता था कि होना क्या है, बिकॉज एक उनके दिमाग में ये चीज डाली गई थी कि 370 35A हटा तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, तुम्हारा घर भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो कंफ्यूजन थी कि क्या होने वाला है। इस बार मैं जनवरी में गया था तो उस समय इस तरह की कोई भी चीज नहीं थी। लोग काफी रिलैक्स थे और लाइफ पहले से बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुकी थी, बिकॉज वो कंफ्यूजन धीरे धीरे लोगों के दिमाग से चला गया था। एक चीज डाली गई कि यहाँ पे जितनी जमीनें हैं वो हिंदू आएंगे और सिख आएंगे और ये सारे आएंगे और वहां पे सारी प्रॉपर्टीज खरीद लेंगे। उसको भी वहां की गवर्नमेंट ने अभी वहां पे नोटिफिकेशन इशू कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि कम से कम 15 साल जो कश्मीर में रहा होगा उसी का डोमिसाइल बन सकता है, या वो शख्स जिसने कम से कम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी 10th और 12th का एग्जाम, 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड एग्जाम जो कश्मीर से अगर उसने पास आउट किया होगा तो उसका डोमिसाइल वहां पे बन सकता है, और वहां पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट, वो एक प्रोसेस है कश्मीर, जो कि चीजें नॉर्मलाइज हुई है, वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बस हम बलूचिस्तान में कब क्या करना बंद करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बिकॉज किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है सिवाय एक वो कुलभूषण के, जो कि आज भी एक बहुत बड़ा एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, वो सब जुडिस है। लेकिन कश्मीर में आपका क्या रोल है, इसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट से लेके EU तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो। भाई आपके यहाँ पे क्या कराची की मस्जिदों में कश्मीर जिहाद के लिए चंदा नहीं इकट्ठा होता? क्या आपके यहाँ रावलपिंडी में कश्मीर जिहाद के लिए चंदा नहीं इकट्ठा होता? कौन सी मस्जिद है जहाँ पे चंदा नहीं इकट्ठा होता? FATF में ये चीज FATF ने उठाई कि भाई आपके ये जो चंदे जो रैंडम ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे करती हैं जिहाद के नाम पे, भाई आपने नहीं उनको कंट्रोल किया, इस वजह से आप लास्ट सेशन में आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पाए। तो ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो एक एलिगेशन है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये चीजें ऑन द रिकॉर्ड है। दुनिया में अलग अलग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने ऑन पेपर ये चीजें एडमिट करी हैं और इसके लिए आपको उन्होंने सवाल जवाब कराया। तो मैं इतना ही कहूंगा। तो एलिगेशन और जो फैक्ट्स हैं, $10 मिलियन का इनाम हाफिज सईद के सर पे मैंने तो नहीं रखा, अमेरिका ने रखा है। तो आप मुझे बता दें कौन सा इंडियन हो जिसके सर पे दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने $10 मिलियन या ₹10 का भी कोई बाउंटी रखी हो? ऐसा तो नहीं है। देखें अच्छा, एक बात करना चाह रहा हूँ, इनको एक बात बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने जो अभी बात की है कि उनके मतलब सर की कीमत लगाई गई या इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, तो हरब्यार मरी साहब के बारे में भी इनको पता होगा और बलोच लिबरेशन आर्मी के बारे में भी इनको पता होगा कि लास्ट ईयर गालिबन अक्टूबर में या सितंबर में उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए मैं एक सेकंड आपको बता दूं। BLA को जो है ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने US की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, और ये आपने यही सेम मुकदमा UK में जाके हरब्यार मरी के खिलाफ भी आपने यही लड़ा कि ही इज द लीडर ऑफ BLA और इनको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। वो मुकदमा पाकिस्तानी गवर्नमेंट हार चुकी है और हरब्यार मरी को एक्सोनरेट किया गया, उनको बाइज्जत बरी किया गया कि वो उनका इस BLA से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिर इन्होंने बात की कुलभूषण यादव की।
कलभूषण के बारे में आप जो बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मतलब वो सब जुडिस है, वो ऐसा नहीं है। वो आपकी कंट्री ने सिर्फ ये बात की थी कि उसको काउंसलर एक्सेस दी जाए, सिर्फ इसके लिए वो लोग वहां पे गए थे, जो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया आपकी बात को, और उनको कहा गया कि आपको एक्सेस मिल जाएगी, आपने जो मतलब काउंसलर ने उसके साथ जो बात करनी है, जो भी चीज करनी है वो हो जाएगी। वो सिर्फ हुआ है, बाकी इसके अलावा कोई बात ऐसी नहीं मुझे बताए आप, और दूसरी बात आपने कहा कि उसको किडनैप किया गया और उसको या जो भी किया गया, आपका वो आज सर्विस कमांडर है इंडियन नेवल का, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दे दे इसका। आपने उसको आईसी, जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए तो आपने उसको क्या बोला? आपने उसको बोला कि वो बलूचिस्तान में टेररिज्म फैलाने आया था,